बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 77 इक़सात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 78 मुलाहिज़ा फरमाएं। उस पार्टी का ऑफिसर बड़ी गहरी नजरों से बस से उतरने वाले मुसाफिरों के चेहरे देख रहा था। जब वो शारक के सामने पहुंचा तो उसके दिल की धड़कन यकायक तेज हो गई थी और वो बड़ी मुश्किल से अपनी कैफियत पर काबू पा सका था। वो ऑफिसर शायद उससे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन अचानक ही उसकी नजर औरतों की तरफ उठ गई। वो औरत जो सबसे आखिर में बस से उतरी थी, आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दूसरी औरतों से दूर हट रही थी। दो सिपाही हालांकि वहां भी राइफल लिए खड़े थे, मगर उन्होंने भी शायद उस औरत पर तवज्जो नहीं दी थी। वो औरत दूसरी औरतों से तकरीबन 15 फीट दूर हट चुकी थी। उसे आगे एक टीला था। ऑफिसर ने उसे टीले के पीछे जाते हुए देख लिया था। पहले तो वो यही समझा था कि शायद खौफ की वजह से उस औरत की हालत गैर हो रही है और वो किसी फितरी जरूरत के तहत टीले के पीछे जा रही है, लेकिन दूसरे इलम में वो चौंक गया। स्याह चादर पर सफेद पोलका डाट वाली वो औरत टीले के पीछे पहुंचकर तेजी से चलने लगी और फिर यकायक उसने झाड़ियों की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। ऑफिसर चौंक गया। वो शारक के सामने से हटकर तेज तेज कदम उठाता हुआ टीले के करीब पहुंच गया। ए, रुक जाओ, क्यों भाग रही हो? ऑफिसर चीखा, लेकिन वो औरत रुकी नहीं, बल्कि वो पहले से भी तेजी से दौड़ने लगी। शायद चादर उसके लिए रुकावट बन रही थी, क्योंकि अब उसने चादर भी उतार कर फेंक दी थी और उसके दौड़ने की रफ्तार में भी तेजी आ गई थी। और फिर शारक भी चौंके बगैर न रह सका। वो औरत नहीं, मर्द था जिसने जनाना कपड़े पहन रखे थे। वो इनसे तकरीबन 35-40 गज दूर पहुंच चुका था। ऑफिसर ने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा, ऑफिसर चीखा। उसने दौड़ते हुए होलिस्टर से पिस्तौल निकाल लिया था। जनाना लिबास में मलबूस वो शख्स दौड़ते हुए अचानक ही रुक गया। उसके हाथ में भी पिस्तौल था। उसने ऑफिसर पर गोली चला दी। ऑफिसर की किस्मत अच्छी थी कि ठीक उसी लम्हे वो एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया था और गोली उसके सर से ऊपर से गुजर गई थी। उसने लेटे ही लेटे जवाबी फायर कर दिया। वो शख्स अब झाड़ियों में भाग रहा था। झाड़ियां खासी बुलंद थी और उसका सिर्फ सर नजर आ रहा था। इसी दौरान दो सिपाही दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। फायर, ऑफिसर चीखा, उड़ा दो गोली सही से। दो सिपाहियों ने फायर खोल दिया। वो भी दौड़ते हुए झाड़ियों में घुस गए थे। दफादन फिजा में चीख की आवाज गूंजी। झाड़ियों में दौड़ता हुआ शख्स गिर गया। दोनों सिपाही झाड़ियों में घुसते चले गए। ऑफिसर भी उठकर उसी तरफ दौड़ा। शारक और बस के दूसरे मुसाफिर खौफ और हैरत से मिली जुली नजरों से उसी तरफ देख रहे थे। 2-3 औरतें फायरिंग से इस कदर खौफजदा हुई थी कि उन्होंने तो चीखना शुरू कर दिया था और दो सिपाही राइफलें ताने झाड़ियों की तरफ भाग खड़े हुए थे। चंद मिनट बाद दो सिपाही जनाना लिबास में मलबूस उस शख्स को बाहों से पकड़कर घसीटते हुए झाड़ियों से बाहर आ गए। उस शख्स के कंधे पर गोली लगी थी जिससे खून बह रहा था। बाकी दो पुलिस वाले राइफलें ताने उसके पीछे चले आ रहे थे। ऑफिसर भी हाथ में पिस्तौल लिए उनके साथ साथ चल रहा था। करीब पहुंचकर सिपाहियों ने जख्मी शख्स को इस तरह जमीन पर फेंक दिया जैसे वो कोई बेजान चीज हो। ऑफिसर ने आगे बढ़कर उसके सर पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। तुम समझते थे कि हमें इस तरह धोखा देकर भाग सकोगे? ऑफिसर बोला। फिर अपने मातेहतों की तरफ मुड़ गया। इसे उठाकर ट्रक पर डाल दो। ये है कौन? एक बूढ़े आदमी ने पूछा। कल रात इसने पाड़ा कोट में 3 आदमियों को कत्ल किया था। हमें रात ही को इतला मिल गई थी कि ये वाना पहुंच चुका है और सुबह यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, इसलिए हमने चेकिंग करने के लिए बस रुकवाई थी। ये समझता था कि जनाना कपड़े पहनकर यहाँ से भाग जाने में कामयाब हो जाएगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर ऊंची आवाज में मुसाफिरों को मुखातिब करते हुए बोला, आप लोग बस में बैठ जाइए, ड्राइवर अपना सफर जारी रखो। शारे के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। किस्मत अभी उनसे रूठी नहीं थी। इन्हें तो अपना खौफ खाए जा रहा था, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और निकला। इसलिए नौलखी की तरफ देखते हुए इशारा किया और खुद भी बस की तरफ बढ़ गया। मलेशिया के जवानों ने जख्मी को उठाकर ट्रक पर डाल दिया और खुद भी ट्रक पर सवार हो गए थे। ट्रक स्टार्ट होकर हरकत में आया और यू टर्न लेता हुआ शहर की तरफ वापस चला गया। तमाम मुसाफिर बस में बैठ चुके थे। ड्राइवर ने भी अपनी सीट संभाली और इंजन स्टार्ट करने लगा। शारिक ने इधर उधर देखा। समीना और शाह परी अपनी सीट पर बैठी बातें कर रही थी। बस के तमाम मुसाफिर ऊंची आवाज में उस वाक़े पर तबसरा कर रहे थे। बस का ड्राइवर भी चीख चीख कर अपने करीब वाली सीट पर बैठे हुए मुसाफिरों से बातें कर रहा था। शारिक ने उन दोनों आदमियों की तरफ देखा जिनका ताल्लुक पंजाब से था। वो दोनों उस वाक़े से खासे खौफजदा नजर आ रहे थे। कोई नेकी इस वक्त काम आ गई, वरना हमारा भी अशर वही होता जो उस आदमी का हुआ है। अब इसके साथ आगे क्या होगा उसका अंदाजा तुम लगा सकते हो। शारिक ने नौलखी की तरफ झुकते हुए सरगोशी की। उसका अंजाम तो जो होना है वो तो हो ही जाएगा, नौलखे ने जवाब दिया। मगर शारक भाऊ, हमने जिंदगी में ऐसी कौन सी नेकी की है जो इस वक्त काम आ गई? मुझे तो अपनी जिंदगी में कोई ऐसी बात नजर नहीं आती जिसे नेकी का नाम दिया जा सके। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ और शारक की तरफ झुकते हुए पहले से ज्यादा धीमी आवाज में बोला, ट्रक ने जब बस का रास्ता रोका था तो मैं समझ गया था कि हमारा वक्त पूरा हो चुका है। वो तो शुक्र है कि मामला कुछ और निकला। इसलिए तो कह रहा हूँ कि कोई भूली भटकी नेकी काम आ गई, शारक बोला।
लेकिन खतरा अभी टला नहीं। हमारा सफर पूरे दिन का है, शाम को अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। दिन में किसी भी वक्त इन लोगों को अगर पता चल गया कि हवेली में क्या कुछ हुआ तो हो सकता है रास्ते में किसी भी जगह बस को रोका जा सकता है। टेलीफोन या वायरलेस पर चारों तरफ इतला दी जा सकती है। इसलिए दुआ मांगते रहो कि हम खैरियत से डेरा इस्माइल खान पहुंच जाएं। ये दुआ तो मेरा अंग अंग मांग रहा है, नौलखी ने गहरा सांस लेते हुए कहा। शारिक खामोश होकर खिड़की से बाहर देखने लगा। हर तरफ बंजर और वीरान पहाड़ थे। अलबत्ता पहाड़ों की चोटी पर दरख्तों की कितारें नजर आ रही थी। उन्हीं पहाड़ों में चीड़ के दरख्तों के जंगल थे, जहाँ से न सिर्फ चिलगोजे जैसा मजेदार फल मिलता था बल्कि इमारती और जलाने की लकड़ी भी दस्तयाब होती थी। शारिक ने लकड़ियों से लदे हुए इक्का दुक्का ट्रक भी सड़क पर से गुजरते हुए देखे। 8 बजे के करीब बस तराई पोस्ट पहुंच गई। ये एक छोटा सा कस्बा था और यहाँ भी मलेशिया की चौकी थी। बसों का अड्डा बाजार के वस्त में था। बस रुकते ही ख्वांचे वालों ने बस को घेर लिया। बाद मुसाफिर बस में बैठे बैठे चीजें खरीदने लगे और बाद मुसाफिर नीचे उतर गए। शारिक को चाय की तलब हो रही थी। उसने नौलखे को सीट पर ही बैठे रहने का इशारा किया और खुद बस से उतर गया। सामने ही चाय की एक दुकान थी। उसने चाय की 2 चैनके भरवा ली, एक समीना और शाहपरी को दे दी और दूसरी चैनक लेकर नौलखे के साथ सीट पर बैठ गया और प्यालियों में चाय उंडेलने लगा। चाय पीने के बाद उसने चैनक्स वापस कर दी और दोबारा अपनी सीट पर आकर बैठ गया। वो नीचे उतरकर इधर उधर घूमना नहीं चाहते थे, मुबादा किसी की नजरों में ना आ जाए। तकरीबन 20 मिनट बाद ड्राइवर अपनी सीट पर आकर बैठ गया और इंजन स्टार्ट करके बार बार हॉर्न बजाने लगा ताकि बस के वो मुसाफिर जो नीचे उतरकर इधर उधर घूम रहे थे बस में बैठ जाएं। तमाम मुसाफिर बस में बैठ चुके थे। बस हरकत में आ गई, लेकिन कस्बे से निकलते ही बस को एक चौकी पर रोक लिया गया। मलेशिया के 2 जवान बस के अंदर आ गए और गहरी नजरों से मुसाफिरों का जायजा लेने लगे। फिर एक जवान तो दरवाजे ही में खड़ा रहा और दूसरा आगे आकर बाल मुसाफिरों से मुख्तलिफ सवालात करने लगा। वो आगे बढ़ता वो शारिक वाली सीट के करीब रुक गया। आप लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? मलेशिया के जवान ने शारिक की तरफ देखते हुए पूछा। वाना से आए हैं और डेरा इस्माइल खान जा रहे हैं, शारिक ने जवाब दिया। वाना में गुलजमा ताजिर से हमारे कारोबारी ताल्लुकात हैं, उसी से मिलने आए थे, अब वापस जा रहे हैं, शारिक ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। गुलजमा ताजिर का नाम उसने वाना में एक दुकान पर लगे हुए बोर्ड पर पढ़ा था। वो अनाज का ताजिर था। आपके पास सामान क्या है? मलेशिया के जवान ने पूछा। हमारे पास कोई सामान नहीं, शारिक ने जवाब दिया। मलेशिया का जवान आगे बढ़ गया और बाज दूसरे मुसाफिरों से सवाल करने लगा। शारिक को यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यह मामूल की चेकिंग थी। अफगानिस्तान से आने वाले असला और हीरोइन की अंदरूनी मुल्क तरसील को रोकने के लिए तमाम बसों और ट्रकों को चेक किया जाता था। 2 मुसाफिरों को उतारकर बस की छत पर लदे हुए उनके सामान को भी चेक किया गया था। इस तरह तकरीबन 15 मिनट बाद उनकी बस को आगे जाने की इजाजत दे दी गई। तनाई पोस्ट के बाद बस 4 मिनट के लिए सोईकी रुकी थी। ये एक छोटा सा गांव था। एक मुसाफिर यहाँ उतरा था और 2 सवार हुए थे। बुलंद पहाड़ों के दरमियान रास्ता इस कदर खतरनाक था कि ये देखकर ही खौफ आता था। बड़े खौफनाक किस्म के बोर्ड थे। ड्राइवर की जरा सी लापरवाही उन सबको मौत के मुंह में धकेल सकती थी। सड़क अगरचे पुख्ता थी, लेकिन रास्ता खतरनाक होने की वजह से बस की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। कहीं अमूदी चढ़ाई थी और कहीं खौफनाक ढुलान। ये इलाका किसी जमाने में अंग्रेजों की अमलदारी में रहा था। दोपहर के करीब बस चंडोला पहुंचकर रुक गई। ये एक बड़ा कस्बा था और यहाँ भी मलेशिया पुलिस की एक बहुत बड़ी चौकी थी। चंडोला साउथ वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान डिवीजन की सरहद पर यह वाक़ था। बस तकरीबन 40 मिनट रुकी रही। यहाँ शारिक नौलखा समीना और शाहपरी को लेकर बस से उतर आए और एक होटल के सामने एक चारपाई पर बैठकर इन्होंने खाना खाया। चंडोला से चंद मील आगे तक का रास्ता बेहद खतरनाक था, लेकिन उससे आगे रास्ता बेहद आसान हो गया। वो लोग पहाड़ों से निकल आए और सड़क भी कुशादा थी। ड्राइवर ने भी अब बस की रफ्तार बढ़ा दी। बस मंजई टानेक और फतह से होती हुई शाम अंधेरा फैलने के बाद डेरा इस्माइल खान पहुंच गई। इन सब लोगों ने बस से उतरकर खुदा का शुक्र अदा किया। वो लोग अगरचे खतरे की हद से बाहर निकल आए थे, लेकिन शारिक के ख्याल में अब भी एहतियात की जरूरत थी। लेकिन मसला ये था कि रात कहाँ गुजारी जाए। डेरा इस्माइल खान बड़ा शहर था और यहाँ कई होटल भी थे। वो किसी भी होटल में क़याम कर सकते थे, मगर शारिक अच्छी तरह जानता था कि होटल में ठहरने के लिए शिनाख्ती कार्ड की जरूरत थी। होटल वाले सबसे पहले उनसे शिनाख्ती कार्ड का मुतालबा करेंगे और जाहिर इनमें से किसी के पास शिनाख्ती कार्ड नहीं था। इनके सामने एक और रास्ता था। डेरा इस्माइल खान से रात को भी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए बसें चलती थी और ये रात को भी बिला खौफ व खतर सफर कर सकते थे। लेकिन दाना से डेरा तक दिन भर के सफर ने उन्हें बुरी तरह थका मारा था और वो चंद घंटे आराम करना चाहते थे। इनमें फौरी तौर पर अगले सफर की हिम्मत नहीं थी। शारिक के पास पैसों की कमी नहीं थी। इसकी जेब में हजारों रुपए थे। वो शिनाख्ती कार्ड के बगैर भी कुछ पैसे देकर किसी होटल में कमरे हासिल कर सकते थे। लेकिन वो इस हकीकत से भी वाकिफ था कि छोटे होटलों में क़याम करने वालों को पुलिस किस तरह तंग करती है। इस बात का भी 90% इम्कान था कि वो जिस होटल में ठहरे उस होटल वाले पुलिस को इतला दे दें कि कुछ मशकूक लोग यहाँ ठहरे हुए हैं। और पुलिस जिस तरह जिरा करती है शारिक उससे भी वाकिफ था।
शारिक ये सब कुछ सोच रहा था कि बन्नू से आने वाली एक बस उनके सामने से गुजर गई। उस बस को देखकर शारिक के जहन में अचानक ही एक और ख्याल उभरा और उसने उस पर अमल करने का फैसला कर लिया कि हम यहाँ सड़क पर ही खड़े रहेंगे या रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना भी तलाश किया जाए। समीना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसने और शाहपरी ने घूंघट खत्म कर दिए थे और चादरें आम औरतों की तरह ओढ़ ली थी। वही सोच रहा हूँ, शारिक बोला। हम लोग अगर किसी होटल में क्याम करेंगे तो हमसे शिनाख्ती कार्ड तलब किया जाएगा और जाहिर है हमारे पास शिनाख्ती कार्ड नहीं है। किसी होटल में कमरा हासिल करने की एक तरकीब मेरे जहन में आई है। वो क्या? समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। अभी अभी बन्नू से एक बस आई है। थोड़ी देर बाद हम पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि हम बन्नू से आए हैं और हमें फैसलाबाद जाना है। लेकिन बस से उतरने के थोड़ी देर बाद हमारा सामान चोरी हो गया। सामान में सूटकेस के अलावा एक ब्रीफ केस भी था जिसमें दूसरे कागजात के अलावा हमारे शिनाख्ती कार्ड भी थे। पुलिस से हमें FIR की नकल मिल जाएगी और हम किसी होटल में कमरा ले लेंगे। पुलिस रिपोर्ट की उस नकल की मौजूदगी में हमें शिनाख्ती कार्ड दिखाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तरकीब तो अच्छी है मगर जानबूझकर गर्दन फंसवाने वाली बात है। नौलखे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। इसकी तुम फिक्र मत करो, गर्दन नहीं फंसेगी, सबकी मुझ पर छोड़ दो, शारिक ने कहा। वो लोग थोड़ी देर तक बहस करते रहे और फिर लोगों से रास्ता पूछते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़े। पुलिस स्टेशन वहां से खासा दूर था। पुलिस स्टेशन के सामने पहुंचकर वो रुक गए। शारिक ने उन तीनों को समझा दिया कि अगर उनसे कुछ पूछा जाए तो उन्हें क्या कहना है। फिर वो उन्हें गेट के बाहर ही छोड़कर थाने में चला गया। थाने में इस वक्त खासी चहल पहल थी। शारिक एक कांस्टेबल से पूछता हुआ मुहर्रर के कमरे में दाखिल हो गया। वहां मुहर्रर के अलावा पुलिस वाले और 2 आदमी और भी बैठे हुए थे। मुहर्रर इस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने जैसे ही फोन का रिसीवर रखा, शारिक अपनी जगह से उठकर उसके सामने खड़ा हो गया। क्या बात है मिस्टर? मुहर्रर ने उसे घूरा। बहुत बदहवास मालूम हो रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है जनाब, शारिक यतीमों जैसी शक्ल बनाए हुए बोला। मैं तकरीबन 1.5 घंटे पहले अपनी बीवी और दीगर अजीजों के साथ बन्नू से आया हूँ। बस से उतरने के बाद हम होटल जाने के लिए टैक्सी में बैठना चाहते थे कि एक टैक्सी वाले से बात की। सामान रखने के बाद हम लोग बैठना ही चाहते थे कि टैक्सी ड्राइवर टैक्सी भगा कर ले गया। हमारा सारा सामान टैक्सी में था। वो हमारा सामान ले उड़ा और हम वहीं खड़े रह गए। हमारा सामान जनाब। ओए शफीक, मुहर्रर ने करीब खड़े हुए कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहा। इस हफ्ते में यह तीसरी वारदात है। वो टैक्सी ड्राइवर कौन है भाई? पकड़ा क्यों नहीं गया अभी तक? पकड़ा कैसे जाए सर जी? कांस्टेबल ने जवाब दिया। रिपोर्ट लिखवाने वालों को तो टैक्सी नंबर भी मालूम नहीं होता, इनसे ही पूछें। उसने शारिक की तरफ देखा। अगर इन्हें टैक्सी नंबर मालूम हो तो 1 घंटे के अंदर अंदर उस ड्राइवर को पकड़कर आपके सामने पेश कर दूं। आपको टैक्सी का नंबर मालूम है जनाब? मुहर्रर ने सवालिया निगाहों से शारिक की तरफ देखा। टैक्सी का नंबर? शारिक गड़बड़ा गया। नहीं जनाब, नंबर तो मैंने देखा ही नहीं। अब बताइए कसूर किसका हुआ? मुहर्रर बोला। अगर नंबर मालूम होता तो हम 1 घंटे के अंदर अंदर उस टैक्सी को तलाश कर रहे थे। वैसे ये कोई नया वारदातिया आया है हमारे शहर में। 1 हफ्ते से ऐसी वारदातें कर रहे हैं लेकिन किसी को उस टैक्सी का नंबर ही मालूम नहीं। तो ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं? मेरी रिपोर्ट तो लिख लें जनाब, शारिक बोला। सूटकेस में कीमती चीजें हैं, मेरी बीवी के कीमती जेवरात हैं, उसके साथ ब्रीफ केस में जरूरी कागजात के अलावा हमारे शिनाख्ती कार्ड भी हैं। आप रिपोर्ट दर्ज कर लें, हमारी कुछ मुश्किलें हल हो जाएंगी। क्या मुश्किलें हल होगी तुम्हारी? मुहर्रर ने उसे घूरा। टैक्सी का नंबर तो तुम्हें मालूम नहीं, ना वो टैक्सी पकड़ी जाएगी और ना तुम्हारा सामान मिलेगा। मगर जनाब हमारे शिनाख्ती कार्ड, शारिक बोला। हमने होटल में ठहरना है और शिनाख्ती कार्ड के बगैर किसी होटल में कमरा नहीं मिलेगा। आप रिपोर्ट दर्ज कर लें, उसकी एक नकल मुझे दे दें। हम होटल में कमरा तो ले लें, रात बाहर सड़क पर तो नहीं गुजार सकते। मुहर्रर चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला। एक कागज पर अपनी शनाख्त लिख दो, हम उसमें नकल दे देंगे। होटल में कमरा ले लेना और हमें बता देना कि किस होटल में हो, ताकि टैक्सी ड्राइवर पकड़ा जाए तो तुम्हें शनाख्त के लिए बुलवा लें। ठीक है जनाब, शारिक ने जवाब दिया और मुहर्रर के सामने रखा हुआ कागज और बाल पेन उठाकर अपनी शिनाख्त लिखने लगा। आखिर में अल्ताफ अहमद के नाम से दस्तखत करके उसने कागज मुहर्रर की तरफ बढ़ा दिया। मुहर्रर ने उसकी दरख्वास्त पढ़ी। एक और कागज पर यह मुख्तसर सी तहरीर लिखकर अल्ताफ अहमद ने अपने सामान और शिनाख्ती कार्ड की चोरी की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई है। उसने दस्तखत करके मुहर लगा दी और वो कागज शारिक की तरफ बढ़ा दिया। शारिक दिल्ली दिल में मुस्कुरा दिया। कितनी आसानी से ये काम हो गया था। वो टैक्सी ड्राइवर कब तक पकड़ा जाएगा जनाब? उसने पूछा। पकड़ा जाए तो तुम्हें बता देंगे, हमारे पास जादू तो नहीं है। इधर रिपोर्ट दर्ज कराओ, उधर मुलजिम पकड़ा जाए, मुहर्रर ने जवाब दिया। शारिक मजीद कुछ बोले बगैर थाने से बाहर आ गया। समीना और नौलखा वगैरह एक तरफ खड़े थे। शारिक उन्हें लेकर एक तरफ चल पड़ा। उसके तकरीबन 1 घंटे बाद वो दरमियाने दर्जे के एक होटल में मौजूद थे। पुलिस के दिए उस कागज की वजह से उन्हें 2 कमरे हासिल करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। रात का खाना इन्होंने कमरे ही में मंगवाया था। खाने के बाद वो एक कमरे में ही रहे थे। दूसरे कमरे को ताला लगा दिया गया था। इन्होंने रात को एक ही कमरे में रात गुजारने का फैसला किया था। एक बेड पर शारिक और नौलखा और दूसरे बेड पर समीना और शाहपरी लेट गई।
वो देर तक बातें करते रहे, फिर एक एक करके उनकी आंखें बंद होने लगी। शारिक पहली मर्तबा रात को सुकून से सोया था। हस्बे आदत उसकी आंख सुबह 6:30 बजे खुल गई। वो कुछ देर तक बिस्तर पर लेटा छत को घूरता रहा, फिर उठकर बाथरूम में घुस गया। ठंडे पानी के गुस्ल से उसकी सारी कसलबंदी दूर हो गई। आवाज सुनकर समीना और नौलखा वगैरह भी उठ गए। उन्होंने भी गुस्ल कर लिया तो शारिक ने वेटर को बुलाकर नाश्ता कमरे में ही मंगवा लिया। तकरीबन 3 महीने बाद पहली मर्तबा इन्होंने ढंग का नाश्ता किया था। चाय पीने के बाद जब वो होटल से निकले तो 8:30 बज रहे थे। होटल से निकलने से पहले शारिक ने दोनों कमरों की चाबियां काउंटर पर जमा करा दी। काउंटर पर इस वक्त कोई और आदमी बैठा हुआ था। एक बात और, शारिक ने काउंटर क्लर्क की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कल रात पुलिस में अपने सामान की चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी। अगर कोई पुलिस वाले मुझे पूछने के लिए यहाँ आए तो उसे बता देना कि मैं दिन के 12 बजे के लगभग पुलिस स्टेशन जाऊंगा। ठीक है जनाब, लेकिन क्या आपका सामान यहाँ से? नहीं भाई, शारिक ने मुस्कुराते उसकी बात काट दी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरा सामान यहाँ से चोरी नहीं हुआ था। वो चलने में खामोश हुआ। फिर उसने काउंटर क्लर्क को भी वही फर्जी कहानी सुना दी जो उसने पुलिस को सुनाई दी थी। ऐसी 3-4 वारदातें पहले भी हो चुकी हैं। काउंटर क्लर्क बोला, यहाँ के टैक्सी ड्राइवर ऐसे नहीं है, ये कोई बाहर का आदमी है जिसने यहाँ आकर लूट मार का धंधा शुरू कर दिया है, लेकिन एक न एक दिन तो वो पकड़ा ही जाएगा। खुदा करे ऐसा ही हो, शारिक कहते हुए बाहर की तरफ चल पड़ा। समीना और नौलखा वगैरह भी उसके साथ ही थे। होटल से निकलकर फुटपाथ पर चंद कदम चलने के बाद वो रुक गया। फुटपाथ पर बने हुए न्यूज स्टैंड पर अखबार सजे हुए थे। तकरीबन तमाम अखबारों की हेडलाइन एक ही थी, दाना में 5 अफराद के कत्ल की होलनाक वारदात। मकतूलीन में मलेशिया के 2 अफसरान भी शामिल हैं। शारिक ने एक अखबार खरीद लिया और अपने साथियों के हमरा फुटपाथ पर चलते हुए वो खबर पढ़ने लगा। गुज़िश्ता रोज साउथ वजीरिस्तान के जिली हेडक्वार्टर दाना में तारीख का बदतरीन वाकया पेश आया। सफाक कातिलों ने 5 अफराद को कत्ल करके उनकी लाशें एक गड्ढे में दफन कर दी और फरार हो गए। मलेशिया फोर्स और जिली इंतजामिया कातिलों की तलाश में है, लेकिन ताहल उनका सुराग नहीं मिला। तफसीलात के मुताबिक बाद चशमदीद गवाहों का बयान है कि दाना के एक मुअद्दद शख्स मलिक शहबाज वारदात से 1 रोज कबल शाम को बस के जरिए खारजदार दाना आया था। उसके साथ 5 मेहमान थे, जिनमें 2 हसीन और जवान औरतें भी शामिल थी। मलिक शहबाज उन मेहमानों को लेकर अपनी हवेली चला गया था और इसी रात मलिक शहबाज मलेशिया के 2 अफसरों रहमान खान और हबीबुल्लाह खान को भी खाने की दावत देकर अपनी हवेली ले गया था। सुबह जब ये अफीसर अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे तो उनके बारे में उनके वाकिफकारों से पूछा जाने लगा। एक आदमी को मलिक शहबाज की हवेली भेजा गया, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। दोपहर के बाद तशवीश बढ़ी तो मलेशिया के अफसरों की बाकायदा तलाश शुरू हो गई। उन अफसरों को आखिरी बार मलिक शहबाज के साथ उसकी हवेली की तरफ जाते हुए देखा गया था। ये इंकिशाफ भी बड़ा सनसनीखेज साबित हुआ कि मलेशिया के उन दोनों अफसरों के अलावा मलिक शहबाज और उसके मेहमान भी गायब थे। सपहर के करीब मलिक शहबाज की हवेली की तलाशी ली गई तो एक कमरे की दीवारों पर खून के छींटे नजर आए। उसी कमरे में गोलियों के चंद खाली कारतूस भी मिले थे। मजीद तफ्तीश पर मकान के पिछली तरफ ताजा खुदी हुई जमीन पर शुबा हुआ। जमीन खोदी गई तो उसमें खून आलूद कालीन के नीचे से 5 लाशें बरामद हुई, जिनमें एक लाश मलिक शहबाज की, एक उसके मुलाजिम की, 2 मलेशिया अफीसरों की और एक लाश मलिक शहबाज के मेहमानों में से एक आदमी की थी। उन सबको गोलियां मारकर हलाक करने के बाद उस गड्ढे में दफन किया गया था। मलिक शहबाज के दूसरे मेहमान, जिनमें 2 मर्द और 2 औरतें शामिल हैं, लापता है। दाना की पुलिस, पॉलिटिकल इंतजामिया और मलेशिया हुकाम को शुबा है कि वही 4 उन अफराद के कत्ल के जिम्मेदार हैं। उन्हें बड़ी सरगर्मी से तलाश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। शुबा है कि वो चारों दाना से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। 5 अफराद के कत्ल की उस लर्ज़ाखेज वारदात के अलावा दाना से चंद मील दूर पाड़ाकोट में 3 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उसी वारदात के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक शारिक ने अखबार तय करके जेब में रख लिया। समीना और नौलखा वगैरह को भी इशारा करता हुआ तेज तेज कदम उठाने लगा। अखबार की हेडलाइन तो मैंने देख ली, लेकिन क्या इस खबर में हमारे बारे में भी कुछ लिखा है? समीना ने उसके साथ चलते हुए पूछा। हमारे बारे में सिर्फ इतना लिखा है कि 5 आदमियों के कत्ल की उस वारदात के जिम्मेदार 2 खूबसूरत औरतें और 2 मर्द हैं और उन्हें सरगर्मी से तलाश किया जा रहा है, शारिक ने जवाब दिया। तो फिर इसमें डरने की क्या जरूरत है शारिक बाबू? नौलखे ने कहा। अखबार में हमारी तस्वीरें या हमारे नाम तो नहीं छपे जो लोग हमें पहचान लेंगे। जरा आहिस्ता चलो, वरना तुम तो खाया पिया अभी हजम करा दोगे। हम 2 मर्द हैं और हमारे साथ 2 खूबसूरत औरतें भी हैं, शारिक ने जवाब दिया। हम सब के लिबास भी कबायली ही हैं। अगर किसी को हम पर शुबा हो गया तो पुलिस भी हमें शुबे में हिरासत में ले सकती है। और तुम ये बात भी भूल गए हो कि दाना में बाद लोगों ने हमें मलिक शहबाज के साथ देखा था। अगर हमें हिरासत में रखकर दाना से उन लोगों को हमारी शिनाख्त के लिए बुलाया गया तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं बचा सकेगी। कहते तो तुम ठीक ही हो, नौलखे ने उसकी बात को समझते हुए कहा। फिर जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस शहर से निकल चलो, किसी भी तरफ जाने वाली बस पकड़ो।
हमारा इकट्ठे रहना अब खतरनाक भी हो सकता है, शारिक ने जवाब में कहा। ऐसा करो, तुम और समीना रिक्शे पर बैठकर दरिया पर पहुंच जाओ। खुदकशी करने के लिए नौलखे ने उसे टोक दिया। पहले मेरी पूरी बात सुन लो, शारिक ने उसे घूरा। दरिया पार करने के लिए स्टीमर चलता है, तुम दोनों स्टीमर पर बैठ जाना, मैं और शाहपरी दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। घाट पर हमारे करीब आने की कोशिश मत करना, हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी रहेंगे। ठीक है, यही मुनासिब रहेगा, नौलखे ने जवाब दिया। शारिक मजीद कुछ कहे बगैर शाहपरी की तरफ इशारा करता हुआ दूसरी तरफ मुड़ गया। इस वक्त 9 बजने वाले थे, ज्यादातर दुकानें खुल चुकी थी, बाजारों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। शारिक शाहपरी के साथ एक गली में से गुजरता हुआ दूसरी सड़क पर आ गया। इत्तेफाक से उस सड़क पर आते ही एक रिक्शा मिल गया। स्टीमर घाट पर चलना है, शारिक ने रिक्शे में बैठते हुए कहा। शाहपरी भी उसके साथ ही बैठ गई। रिक्शा फौरन ही हरकत में आ गया। स्टीमर घाट पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। शारिक ने रिक्शे से उतरकर ड्राइवर को मुंह मांगे पैसे दे दिए और शाहपरी के साथ घाट पर उस जगह आ गया जहां बुकिंग कैबिन बना हुआ था। कैबिन के सामने चंद लोग लाइन में खड़े टिकट ले रहे थे। समीना और नौलखा नजर नहीं आए। शारिक ने सोचा कि शायद वो स्टीमर पर सवार हो चुके होंगे। अपनी बारी आने पर शारिक ने टिकट लिए और शाहपरी के साथ जेटी पर चलता हुआ स्टीमर पर आ गया। स्टीमर पर बहुत से लोग बैठे हुए थे। शारिक मुतजस्सिस नजरों से लोगों के चेहरों को देख रहा था, लेकिन समीना और नौलखा ना तो अर्शे वाली सीटों पर नजर आए और ना ही ऊपर वाली सीटों पर। 9:40 पर स्टीमर की रवानगी थी और इस वक्त 9:35 हो चुके थे, लेकिन नौलखा और समीना का कुछ पता नहीं था। वो पूरे स्टीमर में उन्हें तलाश कर चुका था और अब रेलिंग के करीब खड़ा घाट की तरफ आने वाले रास्ते की तरफ देख रहा था, लेकिन उन दोनों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। स्टीमर की रवानगी में सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गया और शारिक सोच रहा था कि वो दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। उसने ये भी तय कर लिया था कि वो लोग अगर ना पहुंचे तो वो भी शाहपरी को लेकर स्टीमर से उतर जाएगा। जाहिर है वो समीना और नौलखा को बेयारो मददगार तो नहीं छोड़ सकता था। फिजा अचानक स्टीमर के सायरन से गूंज उठी। शारिक की बेचैनी बढ़ गई और फिर ठीक उसी लम्हे एक रिक्शा घाट पर आकर रुका। समीना और नौलखा रिक्शे से उतर आए। नौलखे ने दौड़कर टिकट लिए और समीना का हाथ पकड़कर जेटी की तरफ दौड़ा। शारिक के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। उन दोनों को स्टीमर पर सवार होते देखकर उसने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और शाहपरी को इशारा करता हुआ वहां से हट गया। वो दोनों रेलिंग के साथ साथ चलते हुए दूसरी तरफ चले गए। कुछ सीटें अगरचे खाली थी, लेकिन वो बैठने की बजाय रेलिंग के करीब खड़े दरिया की तरफ देखते रहे। स्टीमर दरिया में चक्कर काटता हुआ दूसरे किनारे की तरफ बढ़ता रहा और चंद मिनट बाद दूसरे किनारे की जेटी से जा लगा। शाहपरी और शारिक दूसरे लोगों की भीड़ में चलते हुए स्टीमर से उतर आए। समीना और नौलखा अभी तक नहीं उतरे थे। शारिक चंद कदम आगे जाकर रुक गया और जब उसने नौलखे को आते देखा तो उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर शाहपरी को इशारा करता हुआ एक तरफ चल पड़ा। ये दरिया खान शहर था। दरियाए सिंध के एक किनारे पर डेरा इस्माइल खान आबाद था और दूसरे किनारे पर दरिया खान। यहाँ रेलवे स्टेशन भी था और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए बसें भी मिलती थी। वो लोग मुख्तलिफ सड़कों पर होते हुए लारी अड्डे पर आ गए। शारिक ने एक जगह रुककर बस के एक आकर से मुख्तलिफ बसों के बारे में दरियाफ्त किया और कुछ आगे जाकर एक होटल के सामने तने हुए साइबान के नीचे कुर्सी पर बैठ गया। शाहपरी भी मेज के दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गई। वो अब तक बड़ी हैरत से सब कुछ देख रही थी। दरिया में स्टीमर का सफर भी उसके लिए एक दिलचस्प तजुर्बा साबित हुआ। अफगानिस्तान में तो किसी दरिया में सफर करने के लिए स्टीमर जैसी चीज का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। शारिक ने गर्दन घुमाकर देखा। समीना और नौलखा भी उनसे कुछ फासले पर एक मेज पर बैठ चुके थे। शारिक की तरह नौलखे ने भी चाय मंगवाई थी। वो लोग तकरीबन आधा घंटा वहां बैठे रहे। फिर शारिक उठ गया। उसने चाय के पैसे अदा किए और शाहपरी को इशारा करता हुआ एक तरफ चल पड़ा और कुछ ही देर बाद वो अड्डे पर पहुंच गया जहां से फैसलाबाद की बसें चलती थी। बस में अभी चंद ही मुसाफिर बैठे थे और उसके करीब खड़ा हुआ हाकर करीब आने वाले हर शख्स की तरफ देखकर चीखते हुए बस की रवानगी का ऐलान कर रहा था। शारिक ने रुककर इधर उधर देखा। नौलखे के करीब आने पर उसने इशारा किया। वो दोनों बस में बैठ गए। शारिक ने 4 टिकट लिए और समीना को साथ लेकर बस में सवार हो गया। नौलखा और शाहपरी से एक सीट छोड़कर पीछे बैठ गया। करीब से गुजरते हुए उसने उनका टिकट नौलखे की गोद में डाल दिया। शारिक का ख्याल था कि बस 10-15 मिनट में रवाना हो जाएगी, मगर उन्हें बैठे हुए आधा घंटा हो चुका था और बस हरकत में आने का नाम ही नहीं ले रही थी, जबकि उसका आकर चीख चीख कर कह रहा था कि जा रही है, जा रही है। इसी दौरान मुख्तलिफ अशिया बेचने वाले कई आकर बस में एक दरवाजे से सवार होकर आवाज लगाते हुए दूसरे दरवाजे से निकल गए। अखबार बेचने वाला एक नौमर लड़का भी बस में आया था। उसके पास अगरचे कौमी अखबार भी थे, लेकिन डेरे से शाया होने वाला एक अखबार उसने इस तरह फैला रखा था कि उसकी हेडलाइन पढ़ी जा सकती थी और हेडलाइन वही थी, दाना में 5 अफराद का कत्ल। वो लड़का कुछ देर शारिक वाली सीट के करीब खड़ा रहा। उस अखबार की सुर्खी को देखकर शारिक के दिल की धड़कन तेज हो रही थी और मिलाकर जब वो लड़का वहां से चला गया तो उसने इत्मीनान का सांस लिया।
जितनी देर वो लड़का अखबार लिए वहां खड़ा रहा, शारिक को यूं महसूस होता रहा जैसे वो उसे उसकी तस्वीर दिखा रहा हो। बस का ड्राइवर जब अपनी सीट पर बैठा तो उस वक्त 11 बज रहे थे। 2-4 मिनट उसने अपने आप को एडजस्ट करने में लगाए और मिलाकर बस हरकत में आ गई। शारिक को पूरी तरह एहसास था कि एक तरफ तो वो खतरे से दूर होते जा रहे थे और दूसरी तरफ हर लम्हे वो खतरे के करीब तर हो रहे थे। शारिक फैसलाबाद के वाकयात को भूला नहीं था, भूल भी नहीं सकता था, क्योंकि ये वही शहर था जहां से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। यहीं पर उसकी समीना से पहली मुलाकात हुई थी। उसी शहर में उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन वकील को मौत के घाट उतारा था और इसी शहर में समीना ने उसके बताए हुए रास्ते पर कदम रखा था और उसके साथ जराइम की दलदल में धंसती चली गई थी। इसी शहर में उनके गिर्द कानून का एक नया जाल बनाया गया था और वो लोग उस जाल को तोड़कर भाग निकलने में कामयाब हो गए थे। और इसी शहर में 9 लखे ने भी उसके साथ जीने और मरने की कसम खाई थी और अब तक निभा भी रहा था। शारिक को यकीन था कि यहाँ की पुलिस भी उन्हें नहीं भूली होगी। पुलिस के तो भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। पुलिस किसी मुलजिम को भी नहीं भूलती। शारिक को पूरी तरह एहसास था कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। फैसलाबाद में उन तीनों में से किसी एक को पहचान लिया गया तो फिर एक नया खेल शुरू हो जाएगा और वो कोई नया खेल शुरू नहीं करना चाहता था। उसने अपनी जिंदगी को एक नए रास्ते पर डाल दिया था। अब उसके पेश नजर 2 ही मकासद थे, हाजी से इंतकाम और मौत के सौदागरों की तबाही। शारिक समझता था कि अगर किसी एक को खत्म करके 10 इंसानों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं तो उस एक को खत्म कर देना चाहिए। और हाजी जैसा आदमी तो 2, 4 या 10, 20 नहीं बल्कि हजारों इंसानों का कातिल था। उसे जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं था। इसके अलावा हाजी से उसे अपना जाती हिसाब भी बराबर करना था। हाजी ने उसके साथ धोखा किया था, इसके खिलाफ साजिश की थी और उस साजिश के तहत उसे अफगानिस्तान भेजा था। वो उसे खत्म करवा देना चाहता था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो अब तक जिंदा था। शारिक ने अपने साथियों के हमरा 3 महीने जिस तरह बंजर और वैरान पहाड़ों में गुजारे थे, उसे एक एक लम्हे की अजियत याद थी। वो उन अजियतनाक लम्हों को कभी नहीं भूल सकता था। उसे हाजी से एक एक लम्हे का हिसाब लेना था। शारिक के दिन में और भी बहुत सी उलझने थी। सबसे बड़ी उलझन फैसलाबाद की थी। वो सोच रहा था कि अगर फैसलाबाद में उनमें से किसी को शिनाख्त कर लिया गया तो वो यकीनन उलझ कर रह जाएगा, जबकि वो ऐसा नहीं चाहता था। इसने तो अभी तक ये भी फैसला नहीं किया था कि फैसलाबाद में ठहरा कहाँ जाए। इस शहर में अगरचे सादिक जैसा आदमी मौजूद था, लेकिन शारिक एक तवील अरसे बाद इस शहर का रुख कर रहा था। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस वक्त शहर के हालात क्या होंगे। शारिक अपनी सीट पर बैठा खिड़की से बाहर देखता रहा। इसने गर्दन घुमाकर शाह परी की तरफ देखा। वो बड़ी दिलचस्प नजरों से बाहर देख रही थी। उसकी जिंदगी बंजर और वैरान पहाड़ों में गुजरी थी, जहाँ कहीं कहीं सब्जा था और यहाँ तहद्दे निगाह सब्जा ही सब्जा दिखाई दे रहा था। लहराते खेत, जवान फसलें थी। कहीं भी जमीन का कोई ऐसा टुकड़ा दिखाई नहीं दे रहा था जिसे वैराने का नाम दिया जा सकता। बस मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में रुकती हुई रात 8 बजे के करीब जंग पहुंच गई। वो लोग इस तवील सफर से बुरी तरह थक चुके थे। रास्ते में भी जहां बस रुकती थी ये लोग उतरकर टांगे सीधी कर लेते। जंग के अड्डे पर भी बस रुकी थी, ये लोग नीचे उतर आए। समीना और 9 लख इनके साथ आकर खड़े हो गए। शारिक बाऊ, 9 लख ने उसकी तरफ देखते हुए कहा,